नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चीन की आर्थिक व्यवस्था। चीन की आर्थिक व्यवस्था जैसा कि हम जानते हैं कि साम्यवाद पर आधारित है। चीन एक साम्यवादी देश है। आज हम देखें तो चीन की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है। चीन एक विश्व की एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। साम्यवादी क्रांति से पूर्व चीन आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ कृषि प्रधान देश हुआ करता था, लेकिन साम्यवादी क्रांति के बाद चीन में पर्याप्त आर्थिक विकास हुआ, उत्पादन में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। आज अगर हम देखें तो चीन औद्योगिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी चीन ने प्रगति की है। विदेशी व्यापार भी चीन का बढ़ा है तथा चीन की अर्थव्यवस्था भी विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी है। तो चीन की अर्थव्यवस्था ने भी चीन की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। किस प्रकार किया है यह हम पढ़ेंगे, क्योंकि चीन की जो अर्थव्यवस्था है जिसमें शुरू से ही उद्योग धंधों पर राज्य का नियंत्रण रहा है, तो उसी आधार पर चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह भी एक तरह से साम्यवाद के नियंत्रण में रही और सरकार का अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण रहा और राजनीतिक व्यवस्था में भी उसी प्रकार एक तरह से जो स्थिति थी, जो साम्यवाद का जो एक सिद्धांत था कि सरवारा वर्ग का नेतृत्व या तानाशाही, तो इसने ये जो आर्थिक विचारधारा थी इसने चीन की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। तो चीन की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। समाजवादी अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा में विकास। हम देखें बच्चों, साम्यवाद की स्थापना से पूर्व चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, या फिर हम यह कहें कि चीन में एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया जिस पर राज्य का उद्योग धंधों पर, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण था। तो इस प्रकार उत्पादन और वितरण के जो साधन थे उस पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण था और आर्थिक क्षेत्र की समस्त योजनाएं, समस्त नीतियों पर राज्य का अधिकार था और राज्य द्वारा तैयार की जाती थी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था और समस्त सार्वजनिक पदों पर राज्य का एकमात्र अधिकार था। तो लेकिन इस प्रकार की अर्थव्यवस्था ने चीन में एक कमज़ोर आर्थिक स्थिति को जन्म दिया। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में चीन का जो स्तर था वो काफ़ी उसमें गिरावट आई और चीन की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई और चीन में आर्थिक असंतोष उत्पन्न होने लगा। तो इस प्रकार 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में फिर जब डेंग जियाओपिंग ने जब चीन की सत्ता पर अधिकार किया, तब उसने इस अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करते हुए चीन को समाजवादी अर्थव्यवस्था से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख किया और 1995 तक आते आते चीन में एक तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई, या फिर हम यह कहें कि चीन का जो आर्थिक विकास है वह धीरे धीरे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगा और चीन में एक प्रकार से आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास का जो एक प्रचार प्रसार हुआ उसने चीन की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। तो इस प्रकार हम देखें कि चीन ने जब एक उदारीकरण की अर्थव्यवस्था को अपनाया तो उसमें चीन ने आर्थिक रूप से काफ़ी प्रगति की, विकास किया और आज चीन में हम देखें तो भारत से भी चीन की आर्थिक स्थिति या राष्ट्रीय आय का स्तर काफ़ी अच्छा है। तो इस प्रकार हम देखें कि चीन में जो लोकतंत्र का जो स्तर है वो हम देख सकते हैं कि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ से चीन की जनता का ध्यान हटकर वहाँ की आर्थिक समृद्धि पर ज़्यादा है और जारी अर्थव्यवस्था पर चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो लोकतंत्र की बजाय बाजार अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है। दूसरा, कृषि का विकास। साम्यवाद की स्थापना से पूर्व चीन में कृषि का बोलबाला था, लेकिन कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी और किसानों की स्थिति भी काफ़ी दयनीय थी। लेकिन साम्यवाद की स्थापना के बाद चीन में कृषि का विकास हुआ और भूमि सुधार के लिए अनेक प्रयास हुए और आज भी चीन का मुख्य व्यवसाय कृषि है। चीन की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और विदेशों के साथ अधिकांशतः उसका व्यापार भी कृषि पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम देखें तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है
वो कृषि पर आधारित है और चीन का आज भी उद्देश्य है मुख्य खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। तो पिछले कुछ वर्षों में चीन ने कृषि के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है, विकास किया है। तीसरी विशेषता है उद्योग या औद्योगिक विकास। 1949 में जब चीन में साम्यवादी क्रांति हुई तो उसमें भी चीन में उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। चीन में उद्योग धंधे का जो विकास है नहीं के बराबर था, लेकिन साम्यवाद की स्थापना या साम्यवादी क्रांति के बाद चीन में उद्योग धंधों में एक सुधार की स्थिति शुरू हुई, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इस प्रकार चीन की अर्थव्यवस्था को गति मिली। तो इस प्रकार हम देखें कि चीन में वहाँ की जो राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास की नीति को अपनाया। चूँकि योजनाओं पर राज्य का नियंत्रण था तो इसलिए चीन में औद्योगिक विकास पर बल दिया गया और उसी आधार पर चीन में औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा। तो इस प्रकार चीन ने अपने उद्योग धंधों में औद्योगिक और तकनीक विकास की नीति को अपनाया। चौथी विशेषता है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मतलब ये है कि किस प्रकार मजदूर संगठन चीन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चीन में ट्रेड यूनियनों का भी महत्वपूर्ण स्थान है और ये जो ट्रेड यूनियन है ये विभिन्न जो साम्यवादी दल के नेता हैं उन नेताओं से संपर्क में रहते हैं और मज़दूरों के लिए अच्छे से कार्य करते हैं। और इन ट्रेड यूनियन जो है ये राष्ट्रीय संगठन के रूप में होते हैं और इसमें विभिन्न जो श्रमिक है इसके सदस्य होते हैं और ये साम्यवादी दल के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। साम्यवाद जो कि चीन की राजनीतिक सत्ता पर एकमात्र जिसका अधिकार है, तो ये श्रमिक दल साम्यवाद से जुड़े हैं और इस प्रकार चीन की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। और ये ट्रेड यूनियन जो है एक प्रकार से अन्य संगठनों, अन्य देशों के मजदूर या संगठनों से अलग है, क्योंकि साम्यवादी दल की इकाई के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए वहाँ कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है और साम्यवाद दल से जुड़े हुए ही ये दल हैं, इसलिए वहाँ पर शासन पर दबाव, इसलिए इन ट्रेड यूनियनों का शासन पर या शासन व्यवस्था पर किसी तरह का दबाव या उस तरह का प्रयास नहीं किया जाता है, क्योंकि साम्यवाद दल से ही जुड़े होते हैं। पांचवी विशेषता है विदेशी व्यापार। चीन में शुरू में विदेशी व्यापार को अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि चीन के लोग अपने अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता को पसंद करते आए हैं। तो पिछले अनेक वर्षों में हम देखें तो चीन में विदेशी व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे यूरोप, जापान और अन्य देशों से जब चीन का आर्थिक संबंध जुड़ा तो चीन को अपनी नीति बदलनी पड़ी और उसने अपनी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का विकास किया और अपने उद्योग धंधों को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार चीन जो है वो सबसे अधिक आर्थिक और तकनीकी जो सहायता जो उसको मिली वो सोवियत संघ से मिली और इस प्रकार चीन में विदेशी व्यापार का जो प्रचार प्रसार हुआ वो सोवियत संघ के संपर्क से हुआ। अमेरिका से भी चीन ने अपने व्यापारिक संबंधों को शुरू किया और अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करके व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की दौर में चीन ने अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखा। तो इस प्रकार चीन ने तीसरी दुनिया के देश जो विकासशील देश हैं उनके साथ भी अपने व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ किया। और फॉर एग्जांपल हम देखें तो भारत जैसे देश में चीन का व्यापार इतना फैला हुआ है, तो यहाँ पर चीन इस व्यापार को चीन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष के एक शक्ति प्राप्ति के एक साधन के रूप में अपनाया है और वो अमेरिका और भारत जैसे देश को चुनौती इसी आधार पर दे रहा है। तो इस प्रकार चीन में राजनीतिक सत्ता जो है वो उसी के हाथ में रहती है जो साम्यवादी दल में महत्वपूर्ण भूमिका नेता है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या जिसकी स्थिति महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार चीन में डेंग जियाओपिंग के प्रयासों से चीन में आर्थिक उदारवाद स्थापित हुआ, लेकिन साथ साथ वहाँ पर साम्यवादी दल का कठोर नियंत्रण भी है और प्रजातंत्र का वहाँ पर कोई रोल या स्थान नहीं है। तो इस प्रकार हम देखें तो चीन में साम्यवादी शासन जनता पर कठोर नियंत्रण स्थापित करता है और वहाँ पर जनता या लोकतांत्रिक संस्थाओं का महत्व शून्य है। तो इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में हम देखें तो चीन उदार ज़रूर हुआ है, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में चीन आज भी उदार नहीं है। चीन आज भी प्रजातंत्र के रास्ते पर नहीं चलता है। तो इस प्रकार वर्तमान में हम देखें तो चीन
एक ऐसी वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, खासकर सोवियत संघ के विघटन के बाद। और साथ ही वो अमेरिका जैसी महाशक्ति को नियंत्रित रखने के लिए भी एक शक्ति का नया ध्रुव उत्पन्न कर रहा है। और इन सब का श्रेय चीन की इस नवीन व्यवस्था को जाता है, जो कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद पर चलती है और राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद पर चलती है। धन्यवाद।